जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों साझा करना चाहती है तो वो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख के हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं मंजू आंटी का है और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी बीच में सत्संग छोड़ने से कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। जब आप सत्संग पूरा सुनते हैं तो गुरु जी की प्रॉपर ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त होती है। तो इसलिए संगत जी हर सत्संग में मैं सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जो न जाने हमारे कितने सवालों के जवाब देता है, कितनी सारी परेशानियों से निकालता है और कितने सारे कष्ट हमारे दूर करता है। तो सत्संग को संगत जी अंत तक सुने, ध्यान से सुने। संगत जी अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। ये एक सेवा है, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा संगत को गुरु जी से जोड़ते हैं तो उनका तो कल्याण होता ही होता है, साथ में आपका भी कल्याण होता है। तो चलिए संगत जी चलते हैं सत्संग की ओर। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम मंजू है और मैं फरीदाबाद से हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी का मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी के साथ जुड़े हुए मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, अभी करीबन 1.5 साल के आसपास हुआ है। और उन 1.5 सालों में गुरु जी ने ऐसा मुझे संभाला कि मैं बता नहीं सकती संगत जी कि गुरु जी ने कितनी ब्लेसिंग्स मुझे मेरे परिवार को दी। और गुरुजी हम संगतों को जोड़ते भी जब ही है जब हम किसी सबसे बड़ी परेशानी में घिरे होते हैं या उससे बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं। और इस चीज़ के लिए हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि गुरुजी इन सभी परेशानियों में हमें अपने साथ जोड़ते हैं। अगर गुरुजी नहीं होते तो समझ नहीं आता संगत जी कि हम सबका क्या होता। इसीलिए संगत जी कहते हैं ना कि गुरु अगर आपके साथ हैं तो आपको भवसागर पार उतारने से कोई नहीं रोक सकता। संगत जी गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरे अंकल की बीच में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और हम समझ नहीं पा रहे थे कि अंकल की तबीयत दिन पर दिन ख़राब क्यों होती जा रही है। समझ नहीं आ रहा था। पास का एक डॉक्टर था, इलाज करवाते थे, दवाई देता था, ठीक हो जाते थे, लेकिन फिर कुछ दिन बाद फिर से संगत जी वही समस्या उनको खड़ी हो जाती थी। उसके बाद संगत जी जब अगस्त में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, अगस्त 2019 में बहुत ही ज़्यादा संगत जी ख़राब हो गई, तब मैं एम्स हॉस्पिटल उनको लेके गई। जब एम्स में संगत जी उनके टेस्ट वगैरह किए गए तब उनके शरीर में संगत जी कैंसर की गांठ थी, जो कि पहले लक्षण से संगत जी वो दूसरे स्टेज पे थी, अभी तीसरे स्टेज पे पहुंची नहीं थी। डॉक्टर ने कहा अगर जल्द से जल्द इलाज नहीं करवाया गया तो ये तीसरे स्टेज पे भी पहुंच सकती है, क्योंकि लक्षण इसके थोड़े थोड़े तीसरे स्टेज पे दिखा रहा है। मैं डर गई, अंकल भी बहुत परेशान, क्योंकि हमारी एक ही बेटी है और मैं संगत जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं, क्योंकि कहते हैं ना संगत जी ऐसी कंडीशन में आपके सामने एक पहाड़ जैसी बीमारी आके खड़ी हो जाए तो आप समझ सकते हो कि आपकी क्या हालत होगी। वही हालत हमारी, खाना पीना दिन रात सब छूट गया, सब कुछ छूट गया। अब संगत जी दवाइयाँ चल रही थी, लेकिन वो कैंसर जो था वो इतनी तेज़ी से अंकल के शरीर में बढ़ रहा था कि इतनी जल्दी वो दवाइयाँ कवर कर नहीं पा रहा था। और दवाइयाँ इतनी महंगी महंगी थी, जो हॉस्पिटल के पैनल में होती थी वो हमें वो दे देते थे और जो नहीं होती थी वो बाहर से लिखते थे। अंकल की तबीयत की वजह से संगत जी वो काम पे तो जा नहीं रहे थे, घर पे ही थे। तो अब जो भी थोड़ी बहुत सेविंग थी वो भी लगती जा रही थी। अंकल के इलाज के चक्कर में संगत जी मैंने 2020 में ही, आप लगा लीजिए अगस्त में, और अगस्त सितंबर में हमें पता चला था। सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास संगत जी मुझे अपना घर बेचना पड़ा।
क्योंकि मैं चाहती थी कि अंकल ठीक हो जाएँ। और मुझे एम्स की सारी दवाइयाँ वग़ैरह और जो डॉक्टर वग़ैरह वो मुझे समझ नहीं आ रहे थे। हालाँकि मैं संगत जी सबसे बड़ा एम्स ही हॉस्पिटल है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि अंकल की कंडीशन इतनी ख़राब हो रही थी, तो मेरे को लगा कि मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी करवाना चाहिए इलाज इनका। संगत जी मैंने मकान बेच के जितना भी पैसा था, जो भी पैसा था, वो मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में इनको लगाया। और क्योंकि सरकारी में डॉक्टर सुन नहीं रहे थे और अंकल इतने परेशान हो रहे थे, मैं सुबह 6-6 बजे लाइनों में लग रही हूँ, समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो पहली फ़र्स्ट टाइम संगत जी ऐसी कंडीशन मेरे सामने आई थी। मैंने अंकल ने तो मुझे बहुत मना किया कि नहीं मकान मत बेचो, लेकिन मैंने ये सोचा कि आप ठीक हो तो ये तो हम दोबारा बना लेंगे, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। और संगत जी वो मकान मैंने बेच दिया। मकान संगत जी करीबन मेरा बिका 15 लाख का, क्योंकि 25 गज मकान था। 15 लाख के कम समथिंग संगत जी मैं 6 महीने के अंदर अपने अंकल के इलाज में लगा चुकी प्राइवेट हॉस्पिटल में। संगत जी यशोदा हॉस्पिटल है हमारे यहाँ, बहुत बड़ा है, वहाँ पे लगा दिया। अंकल की तबीयत सुधार होने लगा, ठीक होने लगे। जब वो डिस्चार्ज होकर घर पे आए तब संगत जी कुछ दिन वो ड्यूटी पे भी जाने लगे और डॉक्टर ने जो दवाइयाँ लिखी थी वो भी वो खाने लगे कंटिन्यू। उसके बाद संगत जी हमारी किस्मत इतनी ख़राब कि देखिए जब बर्बादी के दिन हमारे शुरू होते हैं ना, तो कह के नहीं आते, वो दरवाज़ा नहीं खटखटाते, वो सीधे अंदर आ जाते हैं। अंकल ठीक होने के बाद संगत जी एकदम से उनकी तबीयत, अभी 2021 ख़त्म भी नहीं हुआ था, फिर से ख़राब होने लग गई। अब संगत जी पैसे भी नहीं थे, अब फिर से वो कहते हैं ना बुद्धि भी उस समय भ्रष्ट हो जाती है, समझ नहीं आ रहा था। फिर संगत जी मैंने अपने भाई को गाँव से बुलाया और फिर संगत जी हमें हमारे पड़ोस में ही कोई रहते हैं भैया, उन्होंने सलाह दी कि भाभी आप एम्स में ही लेके जाओ, आपने बहुत बड़ी गलती करी जो एम्स की जगह आपने प्राइवेट में इलाज करवाया। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भैया की हालत दिन पर दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आप इनको एम्स में ही दोबारा चेकअप कराओ। मैं मेरा भाई एम्स में संगत जी लेके गए और वहाँ पे डॉक्टरों से हमें बहुत डांट पड़ी। डॉक्टरों ने हमें कहा कि आप तो रिपोर्टें उन्होंने जब देखी कि ये तो पहले भी पेशेंट यहाँ पे थे, आपने प्रॉपर इलाज ही नहीं कराया, तो ये तो होना था। बहुत डांट पड़ी, पैर पड़े, हाथ जोड़े और जैसे तैसे संगत जी उन्होंने दोबारा देखना शुरू किया। उस कंडीशन में उन्होंने संगत जी मेरे को ये कहा कि तुम्हारे जो हस्बैंड हैं इनका कैंसर बहुत ज़्यादा फैल गया है और इस वजह से हमने पहले ही आपको वार्न किया था कि तीसरी स्टेज के लक्षण इनमें दिख रहे हैं, कैंसर तीसरी स्टेज पे पहुंच गया है। और अब ये है कि आप दवाइयाँ चलाओ, इलाज हम लोग कर रहे हैं, बाकी जितना हो सके इन्हें धूमपान से बचा के रखना और गंदी चीज़ें ना खाएं। मेरे अंकल को तम्बाकू खाने की आदत थी संगत जी, और मना करने के बावजूद वो रुकते थे नहीं, चुप चुप के खा ही लेते थे। जब मैं डांटती थी तो रोक देते थे। उसके बाद संगत जी तबीयत ऐसी चलती रही, ठीक नहीं चलती रही। बस मैं परेशान ये थी कि मकान भी गया हाथ से और अंकल भी नहीं ठीक हुए, ठीक भी हो गए थे फिर हो गया, क्योंकि कैंसर तीसरे स्टेज पे पहुंच चुका था। उसके बाद संगत जी ऐसे ही चलता रहा। मैं खुद काम पे लगी, बेटी संगत जी 10th क्लास में थी, मैं खुद काम पे लगी, घर भी देखना, बेटी को स्कूल भी भेजना। अंकल घर पे ही रहते थे, अंकल को मैंने काम पे नहीं जाने दिया। मेरा भाई गाँव से आ गया था, वो भी हमारे साथ ही रहता था और वो घर बार थोड़ा देखता था क्योंकि इतना बड़ा नहीं था। फिर संगत जी मैं ड्यूटी करती रही, अंकल की बहुत ज़्यादा तबीयत कभी ख़राब हो जाती, कभी सही हो जाती, ऐसे ही चलता रहा। फिर संगत जी अंकल के ना पैरों में सूजन आने लगी और इतनी हद तक सूजन आने लगी कि वो एकदम से फूल के जैसे गुब्बारे होते हैं ना, ऐसे हो गए और ना उनसे चला जाए ना बैठा जाए, बहुत परेशान हो गए। फिर संगत जी मैंने वीरवार का ऑफ लिया, मैं एक फैक्ट्री में काम करती थी और सीधे अंकल को फिर एम्स हॉस्पिटल ले गई। वहाँ जब डॉक्टरों ने देखा तो उनको एडमिट कर लिया, मुझे कंपनी से छुट्टी लेनी पड़ी और उसके बाद अंकल का आईसीयू में इलाज चला।
कुछ समय वार्ड में रखा और फिर जब डॉक्टरों ने टेस्ट किए तो टेस्ट में संगत जी उनके जो पैर की हड्डियाँ थी वो गल गई थी और पैरों में पानी भर रहा था और पानी डॉक्टर कहते हैं कि अगर पैर नहीं काटने पड़ेंगे तो ये पानी ऊपर तक बॉडी में फैल जाएगा और इससे इनकी मृत्यु भी हो सकती है, जान का खतरा है। मैं भगवान को कहने लगी कि हे ईश्वर क्या परीक्षा ले रहे हो, मैं जितना अंकल को बचाने की कोशिश कर रही हूँ अपने पति को, उतना ही ये बीमारी की तरफ भागते जा रहे हैं। संगत जी डॉक्टर के सामने कोई चारा नहीं था, मैंने कुछ और उपाय हो उन्होंने मना कर दिया। फिर संगत जी अंकल के पैर काटने पड़ गए। पैर काटने के बाद संगत जी एक ज़िंदगी का चलता हुआ सहारा ख़त्म हो गया था, ये समझ लीजिए। बहुत दुख हुआ, तकलीफ़ हुई उस समय, मैं भावुक हूँ इस सत्संग को लिखने में, मैं बता नहीं सकती कि उस समय मेरी क्या हालत हुई। पैर काटने के बाद कैंसर संगत जी यूं ही का यूं ही था। मैं क्या क्या संगत जी समझ नहीं आ रहा क्या क्या करूं क्या क्या नहीं करूं। मेरे अंकल जब पैर घुटने से नीचे के हिस्से कट गए तो संगत जी व्हील चेयर पे बैठ गए। उनको पॉटी टॉयलेट कराना सफाई कराना होता था। अब संगत जी घर देखूं, अंकल को देखूं, नौकरी देखूं, काम छोड़ना पड़ गया। मुसीबत बहुत ज़्यादा आ गई, बहुत ही ज़्यादा आ गई। संगत जी फिर हॉस्पिटल में अंकल की दवाइयाँ लेने आती थी और अंकल का इलाज यहीं से एम्स से चलता रहा। इतनी समस्या संगत जी आ गई कि मुझे बेटी की पढ़ाई छुड़वानी पड़ी। 10th के एग्ज़ाम दिलवाने के बाद पढ़ाई छुड़वानी पड़ी क्योंकि 11th में प्राइवेट में एडमिशन कराने के पैसे नहीं थे। सरकारी में संगत जी मैं करवाती तो इतना समय नहीं था क्योंकि उस समय अंकल बहुत बीमार थे। तो 1 साल उसकी पढ़ाई मैंने रुकवा दी। 11th मैंने उस साल नहीं करवाई। मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा जैसे मैनेज कर सकती हो करो क्योंकि पापा की तबीयत तुम जानती हो। बेटी ने भी बहुत सपोर्ट दिया। अंकल दिन रात रोते रहते थे और अंकल को देख के संगत जी मैं बहुत परेशान रहती थी। फिर संगत जी एक दिन मेरे अंकल के मौसा मेरे अंकल को देखने आए और देखने के बाद जब अंकल को उन्होंने देखा और जब उन्हें पता चला कि इन्हें कैंसर भी है तब उन्होंने गुरुजी के बारे में हमें बताया। और उन्होंने गुरुजी के बारे में जब हमें बताया तब संगत जी मेरे को लगा कि शायद मुझे वहाँ जाना चाहिए। फरीदाबाद से संगत जी मैं सीधे गुरुजी के दरबार पहुँची। गुरुजी के दरबार पहुँच के संगत जी वहाँ अच्छा बहुत लगा। सोमवार का दिन था। जैसे जैसे मौसा जी ने मुझे बताया था कि वहाँ के लंगर प्रसाद से तुम देखना तुम्हारे पति बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने बहुत सारी कल्याण महिमा बताई क्योंकि मैं बीच में से सुना रही हूँ संगत जी। सत्संग तो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट में सुना रही हूँ। मैं संगत जी बड़े मंदिर गई। गुरुजी के दरबार सोमवार का दिन था, काफ़ी संगत थी। मैं जैसी अंदर घुसी वैसी संगत जी मेरे आंसू निकल गए क्योंकि थोड़ी सी घबराई हुई ये थी क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे कपड़ों में बहुत अच्छे उससे संगत आई हुई थी और मेरे को थोड़ा ये लग रहा था कि कोई मुझे वहाँ से भगा ना दे। फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था। लेकिन वहाँ मेरे को जाके संगत जी ऐसा मानो कि जैसे भगवान ने ही मुझे बुलाया अपने पास। वहाँ के सेवादारों ने ऐसे मुझे गुरुजी के दर्शन के लिए भेजा जैसे कि भगवान के जो दूत होते हैं ना वो ईश्वर से मिलाने के लिए बड़ी प्यार से अपने संगतों को भेजते, उसी तरीके से लगा। दर्शन किए और संगत जी मेरे आंसू रुकने से रुके नहीं। उस समय संगत जी मैं लंगर वहाँ पे मुझे मिला और मैं लंगर खा के नहीं आई और वो लंगर मैं लेकर वहाँ से अपने घर आ गई और अपने अंकल को मैंने खिलाया। संगत जी मेरे अंकल को जब मैंने वो लंगर खिलाया तो मेरे अंकल जहाँ तक है संगत जी वो मुझे एकदम से बोलते हैं कि पता नहीं इस लंगर में क्या ऐसी शक्ति है जो मुझे अंदर से थोड़ा-सा हल्का-सा महसूस करा रही है क्योंकि हमेशा मेरे अंकल को अंदर से भारीपन लगता था। कैंसर की वजह से उनको अक्सर कहीं न कहीं दर्द, कहीं न कहीं उल्टी, घबराहट, उस दिन उनको उल्टी नहीं आई। और उसके बाद संगत जी स्वरूप मेरे पास था नहीं। फिर मैंने मौसा जी को फ़ोन किया और उन्होंने मुझे पूरी सपोर्ट करी, फुल सपोर्ट। गुरुजी का स्वरूप मेरे घर आया। गुरुजी का एक छोटा-सा सत्संग भी उन्होंने मेरे घर अरेंज करवाया।
इस तरीके से संगत जी गुरुजी से कनेक्शन मेरा हुआ। अंकल के कैंसर जो था संगत जी वो तीसरी स्टेज पे आपके रुक गया। ये गुरुजी के लंगर प्रसाद की महिमा थी। और ये मुझे जब पता चला, जब संगत जी मैंने 1 महीने बाद टेस्ट दोबारा डॉक्टर ने बोला, तो डॉक्टर जब मुझे कहते हैं ये तो भगवान ने शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पति को बचा लिया, जो तीसरी स्टेज पे ही ये कैंसर अभी रुका हुआ, आगे बढ़ा ही नहीं है। मैं संगत जी भगवान ऊपर हाथ जोड़ती हूँ, आंखें ऊपर करके शुक्राना करती हूँ प्रभु का। और उसके बाद संगत जी मैं फिर आप यकीन नहीं मानोगे, आज तक गुरुजी का लंगर मैं अपने अंकल को खिलाती हूँ आज तक। और वो जो कैंसर की स्टेज है वो वहीं रुकी हुई है। धीरे धीरे अंकल रिकवर कर रहे हैं अपनी बॉडी को लेके, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, लेकिन हाँ ये है कि घर संभाल लेते हैं। दवाइयाँ उनकी चल रही हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा से जो पहले उनकी हालत बनी हुई थी उससे कई ज़्यादा बेटर अब उनकी हालत है। संगत जी 2022 में के आसपास फिर संगत जी अंकल की थोड़ी सी तबीयत फिर ख़राब होना शुरू हो गई आखिरी में। तब संगत जी मैंने गुरुजी से सिर्फ एक ही बात कही कि गुरुजी इस समय मेरा सहारा मत छीनो, क्योंकि आप जानते हो कि अगर इस समय मेरा सहारा छीन गया तो मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी। ये मैंने सिर्फ गुरुजी से कहा। और संगत जी इतना मैं सिर्फ गुरुजी के स्वरूप के आगे कह ही रही थी, और इतने में संगत जी एक बाबा हमारे दरवाजे पे आते हैं और खटखटाते हैं। और मैं कहती हूँ बाबा आटा चाहिए, चावल चाहिए। वो कहते हैं बेटा कुछ नहीं चाहिए, कुछ भोजन पकाया है तो वो दे दे, भूख लगी है बहुत तेज। मैंने कहा ठीक है। संगत जी उस समय मैंने दाल बनाई थी मूंग की, और 4-5 रोटियां पड़ी थी। मैंने 4 रोटी दी और 1 कप चाय बना के उनको दी। उन्होंने संगत जी चाय और रोटी और वो दाल खाई, पर जल मेरा नहीं पिया। मैंने पानी जब उनके सामने रखा तो उन्होंने पानी नहीं पिया। उन्होंने मुझे कहा कि पानी खाने के 1 घंटे बाद पीना चाहिए। मैंने कहा ठीक है बाबा। फिर उन्होंने कहा कि बेटा कुछ परेशान लग रही है। मैंने कहा हाँ, वो इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और दोबारा से ऐसे ख़राब हो गई है। तो कहते ठीक है रुक। फिर वो अपने झोले में से संगत जी एक रुद्राक्ष निकालते हैं और वो रुद्राक्ष मुझे देते हैं और कहते हैं कि ये अपने पति के गले में डाल दे और देख कैसे भोलेनाथ तेरे पति को सही करते हैं। आशीर्वाद दे के जा रहा हूँ आज तुझे सारा मैं। मैंने कहा अच्छा। वो संगत जी रुद्राक्ष मैं लेती हूँ और मैं जब वो लेके अंदर जाने लगती हूँ तो वो बाबा मुझे पीछे से आवाज़ देते हैं, कहते बेटा सुन। मैंने कहा हाँ जी। तो कहते इसे लाल धागे में डाल के पहनाइयो, काले का इस्तेमाल मत करियो। मैंने संगत जी उनके कहे अनुसार लाल धागे में वो रुद्राक्ष अपने अंकल के गले में डाला। फिर मेरे को लगा कि मेरे को उनको थोड़ी सी दक्षिणा दे देनी चाहिए, 10-5 रुपये। जब मैं वो पैसे देने गई तो वो बाबा वहाँ पे नहीं थे, तो मुझे लगता है कि वो चले गए। उस रुद्राक्ष के बाद संकट जी जो मेरे अंकल का कैंसर था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, धीरे धीरे। और संकट जी तीसरी स्टेज से भी कम, मतलब 2 के आसपास रह गया, जिसे दवाइयों से डॉक्टर कह रहे थे कि ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन हाँ ये है कि तीसरी स्टेज पे ज़्यादा नुकसान देता है। लेकिन आज संगत जी 1.5 साल हो गया, लेकिन मेरे अंकल को कुछ नहीं हुआ, ये गुरुजी की कृपा से। अब गुरुजी की कृपा इतनी है संगत जी कि मेरे अंकल ठीक हैं। मैं ड्यूटी कर रही हूँ, बेटी का एडमिशन मैंने करवा दिया है। मुझे नहीं पता, कोई भी परेशानी आने से पहले गुरुजी संभाल लेते हैं। मैंने बहुत सारे सत्संग संगत जी इन 1.5 सालों में अटेंड किए। फर्स्ट टाइम गुरुजी ने मुझे तितली रूप में, ओम रूप में दर्शन दिए। और कितनी बार तो संगत जी जब मैं गुरुजी को चंदन का टीका लगाती हूँ तो उसमें गणेश जी के भी दर्शन होते हैं। ये गुरुजी की कृपा है हम संगतों पे कि वो हमें इतना किरदार करते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और मैं समझ नहीं पाती संगत जी कि क्या हम इस लायक हैं कि गुरुजी के चरण कमलों से जुड़ पाए।
फिर सोचती हूँ कि शायद हमारे पिछले कुछ जन्म अच्छे रहे होंगे कर्म, जो गुरुजी ने हमें जोड़ा। संगत जी, जब हम कर्म ख़राब करते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ लेके आते हैं। मेरे अंकल के पुराने कर्म ख़राब होंगे, मैंने बहुत सत्संग सुने हैं, तो उनमें पता चलता है जब हमारे पुराने कर्म ख़राब होते हैं तो कोई बीमारी लेके आता है, कोई दुःख लेके आता है, कोई आर्थिक समस्या लेके आता है। बहुत सारे कर्मों की वजह से हमें इस जन्म में कर्म भोगने पड़ते हैं। तो इस जन्म में सिर्फ़ हमें अपना कर्म अच्छा करना चाहिए, और बस यही है कि गुरुजी, जिसे आपने मुझे अपने चरण कमलों से जोड़ा, मेरे पति को ब्लेस किया, ये समझ लीजिए संगत जी, नवजीवन प्रदान गुरुजी ने किया मेरे अंकल को। और मेरी बेटी का एडमिशन भी गुरुजी की कृपा से ही हुआ। अब संगत जी, प्राइवेट में तो मैं नहीं करवा पाऊँ, लेकिन हाँ, सरकारी में गुरुजी की कृपा से मेरी बच्ची का एडमिशन हुआ। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। अब गुरुजी का 7 जुलाई का बर्थडे आ रहा है, और ना जाने संगत जी कितने सत्संग गुरुजी के हर जगह हो रहे हैं। हर जगह गुरुजी की बर्थडे का सेलिब्रेशन है। बस मैं यही गुरुजी से कामना करती हूँ कि गुरुजी, आप सबको ब्लेस करना, अपना भी ध्यान रखना, क्योंकि आपके बिना रहना अब गवारा नहीं है। और जैसे मेरे परिवार को ब्लेस किया है, जैसे मेरे अंकल को इतनी बड़ी परेशानियों से बाहर निकाला है, वैसे कोई भी रोग से ग्रस्त हो गुरुजी, उसको ऐसे ही ब्लेस करना, उसको ऐसे ही परेशानियों से बाहर निकालना। बस संगत जी, वाणी को विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हो जाए, कैसी भूल चूक हो जाए, माफ़ कीजिएगा। ये बहुत छोटा-सा सत्संग मैंने आपके साथ शेयर किया है। सत्संग तो बहुत सारे हैं, पर फिर गुरुजी की आज्ञा होगी तो फिर सत्संग शेयर करूँगी। लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक गुरुजी की मर्ज़ी नहीं होती तब तक आप सत्संग शेयर नहीं कर सकते। गुरुजी का बुलावा था सत्संग शेयर करने का, उनके जन्मदिन से पहले, तो मैंने किया। और संगत जी, मुझे अच्छे से पता है कि गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं और हमेशा अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। बस संगत जी, वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।